नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। सीएम सुक्खू ने ई कल्याण पोर्टल का किया शुभ आरंभ। जी, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र लोगों को सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज शिमला में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग के ई कल्याण पोर्टल का शुभ आरंभ किया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल के सभी पात्र आवेदक ई सोमसा निदेशालय के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओला उबर की तर्ज पर हिमाचल के इस शहर में ऑटो की होगी ऑनलाइन बुकिंग। प्रोजेक्ट का पहला फेज पूरा। जब बड़े शहरों में ओला और उबर की तर्ज पर मंडी शहर में भी जल्द ही ऑटो की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने वाली है। इस सुविधा से जहां मंडी वासी शहर में सफर करने के लिए ऐप के माध्यम से अपनी राइड बुक कर सकेंगे, वहीं सवारियों का इंतजार कर रहे ऑटो चालकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये सब संभव होने जा रहा है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से तैयार की जा रही मेरी ऑटो ऐप के जरिए। सीएम सुक्खू बोले, ई व्हीकल में बदलेंगे 3000 वाहन, बस अड्डों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन। जे मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। इस साल सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 3000 वाहनों को ई व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ई टैक्सी योजना के तहत अब तक 50 ई टैक्सियां सरकारी विभागों में अटैच की है और 10 मई से पहले 50 और ई टैक्सी स्वीकृत की जाएंगी। सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के तहत गांधी ग्राम में नेशनल ट्रक एंड बस मीट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डीएलएड के लिए 12 तक जमा करवाए संबद्धता फीस। शिक्षा बोर्ड ने निजी शिक्षण संस्थानों को दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों से संबद्धता फीस जमा करवाने को कहा है। वे फीस से बिना विलंब शुल्क के साथ 14 मई तक जमा करवा सकते हैं। इसके बाद 19 मई तक 5000 रुपये लेट फीस भी उन्हें 18% जीएसटी के साथ भरनी पड़ेगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए डीएलएड की प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इस दौरान डीएलएड प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर समता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को भी एनसीटीई द्वारा निर्धारित की सीटों अनुसार छात्रों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई से डीएलएड की मान्यता और शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वह केवल वही संस्थान डीएलएड की समता के लिए बोर्ड के पास आवेदन कर सकते हैं। राकेश जम्वाल बोले, मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान शर्मनाक, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही। जब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से सोमवार को दिए गए बयान से एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को न तो राष्ट्रीय हित की समझ है, न ही भारत की सुरक्षा नीति का संबंध। वह जगत नेगी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को वापस से भेजना और पानी रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब और दिल्ली के मैच के बुधवार से मिलेंगे ऑफलाइन टिकट, खर्च करने पड़ेंगे इतने रुपये, जाने पूरी जानकारी। जब पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच धर्मशाला में 4 मई को होने वाले आईपीएल मैच की सोमवार को भी ऑफलाइन काउंटर पर टिकटों की बिक्री की गई। वह दर्शकों को काउंटर पर 2000 रुपये से ऊपर वाले ही टिकट लेने पड़े। वह पहले दिन और दूसरे दिन ऑफलाइन टिकट लेने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह नजर आई। वह क्रिकेट प्रेमियों को कहना है कि इस बार अधिकतर टिकट लोगों ने ऑनलाइन ही खरीद लिए। वह काउंटर पर अब केवल 2000 रुपये वाला टिकट ही मिल रहा है। वह पालमपुर के आशीष, राजेश, कांगड़ा के नरेश और पंकज ने कहा कि उम्मीद थी कि सस्ता टिकट 1500 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन उन्हें 2000 रुपये वाला टिकट ही खरीदना पड़ा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, प्रदेश की संपदा को नहीं लूटने देंगे, हक के लिए लड़ेंगे लड़ाई। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे। सोमवार को सोलन के गांधी ग्राम में स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय ट्रक और बस मीट के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सानन प्रोजेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उन्होंने अपना हक मांगा है। मैं एडवोकेट कपिल सिब्बल हिमाचल का पक्ष रख रहे हैं। मैं पूर्व सरकार ने हिमाचल की संपदा को बचाने के लिए गंभीरता से काम नहीं किया। कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को बदला है और पिछली सरकारों ने जो गलत किया उसकी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा, सानन प्रोजेक्ट के मामले में किसी भी बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सिर्फ सानन प्रोजेक्ट की बात नहीं, बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे।
सीएम सुक्खू बोले जल्द होगी जेसीसी बैठक, किराए के भवनों में चल रहे कार्यालय होंगे शिफ्ट। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जल्द संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर कर्मचारियों की समस्याएं हल की जाएंगी। जिन विभागों के पास शिमला में अपने भवन या जमीन नहीं है और किराए के भवनों में चल रहे हैं, वह सिर्फ उन्हें ही शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निदेशालय दोनों अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। मैं सचिवालय में और आज पत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हिमाचल में मनरेगा का कामकाज ठप, केंद्र ने रोकी 461 करोड़ रुपए की ग्रांट, मजदूरों को नहीं मिली दिहाड़ी। जब केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मनरेगा ग्रांट रोक दी है, जिसके कारण प्रदेश में मनरेगा का कामकाज ठप हो गया। वे बीते 4 महीनों से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान नहीं हो पाया। मैं 3 महीनों से मनरेगा कर्मियों के वेतन जारी नहीं हो पा रहा है। वही नवंबर 2024 से मनरेगा के तहत करीब 461 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि लंबित है। हिमाचल प्रदेश मनरेगा में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, इसके बावजूद केंद्र बजट में कटौती कर रहा है। मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश की लेबर मद में करीब 250 करोड़, निर्माण सामग्री मद में है 200 करोड़ और एडमिन मद में 11 करोड़ की ग्रांट लंबित है। बल्क ड्रग पार्क पर केंद्र हिमाचल में विवाद, नीति आयोग ने बुलाई बैठक। जो ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क पर केंद्र और हिमाचल सरकार में चल रहे विवाद के बीच नीति आयोग ने समीक्षा बैठक बुला ली है। 2 मई को आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल नीति भवन नई दिल्ली में होने वाली बैठक में अब तक हुए निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे और हिमाचल सरकार का पक्ष भी सुनेंगे। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम भाग ले सकते हैं। बैठक ठीक ऐसे समय में बुलाई गई जब सुक्खू सरकार कह रही कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क को राज्य सरकार अपने शर्तों पर बनवाएगी। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने राज्य सरकार को केंद्र का पैसा न खर्च करने को लेकर निशाने पर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू इस संबंध में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क सरकार अपनी शर्तों पर बनवाएगी। मैं सरकार को हिमाचल के हित भी देखने। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में दोनों पार्कों के लिए 1 रुपये की लीज पर जमीन दी गई और GST में भी 10 साल की छूट दी गई। उन्होंने हिमाचल के हितों को बेचने के पूर्व भाजपा सरकार पर भी आरोप लगाए। हाल ही में नड्डा ने कहा था कि केंद्र ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हिमाचल को 100 करोड़ रुपये दिए थे, जिनमें से 25 करोड़ रुपये जारी होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने यह कहकर लौटा दिए कि यह पार्क राज्य सरकार से नहीं बनेगा। बल्कि ड्रग फार्मा पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए, जिन्हें खर्च नहीं किया जा सका है। चालक परिचालक संघ के चुनाव पर विवाद, क्या आरोप लगाकर किया बहिष्कार, जानिए। राजकीय अर्धराजकीय चालक एवं परिचालक महासंघ के लिए हमीरपुर में पिछले कल चुनाव हुए, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसमें एक धड़े ने इसका विरोध किया और चुनाव में धांधली बरतने का आरोप लगाया। मुख्य रूप से एक पूरे पैनल में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों भगत राम लोक निर्माण विभाग, लालचंद पर्यावरण विभाग, राहुल नेगी वित्त विभाग, विनोद चंदेल स्वास्थ्य विभाग ने जिला के कई प्रधानों से चर्चा करने के पश्चात डेलीगेट प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इस चुनाव का बहिष्कार किया। एक बयान में भगत राम ने कहा कि पहले इस चुनाव को करवाने के लिए सचिवालय से पर्यवेक्षक गुरुदेव सिंह को लगाया गया था। पूरे प्रदेश के चालकों से जब बात की गई तो सबने डेलीगेट प्रक्रिया को गलत करार दिया, क्योंकि हर जिला में चालकों का अनुपात भिन्न है। शिमला जिला में लगभग 450 चालक परिचालक की संख्या है, तो कई जिलों में चालकों की संख्या क्रमशः 35, 50, 70, 160 इत्यादि है। इसलिए जो चुनाव समिति ने प्रत्येक जिला से सिर्फ 15 डेलीगेट की संख्या निर्धारित की थी, यही चुनाव की धांधली होने का मुख्य बिंदु था। जबकि संविधान के अनुसार 5 या 10 सदस्यों के अनुपात पर एक डेलीगेट नियुक्त किया जाता रहा, लेकिन बिना किसी आम सभा के आयोजन के बिना इस चुनाव कमेटी अथवा पूर्व में कार्यरत कार्यकारिणी के कुछ लोगों ने निजी फायदे के लिए मौजूदा संविधान पर पेन से ही खुद लिखकर संविधान संशोधन कर लिया। उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश के चालकों और परिचालकों के लिए आपत्तिजनक और शर्मनाक है। ठेकेदारों को सरकार से एक और राहत, 2000 करोड़ रुपये रिलीज। ये सुक्खू सरकार ने अपने वादे के अनुसार लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज करने शुरू कर दिए। सूत्रों के अनुसार रविवार के दिन भी इस काम को अंजाम देने के लिए ट्रेजरी को खुला रखा गया और ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज होती रही। 28 अप्रैल को सीएम सुक्खू ने इन ठेकेदारों को पहली किस्त का पैसा जारी करने को कहा था और 30 अप्रैल तक पूरी पेमेंट देने का निर्देश दे रखा है। इस पर दोनों विभाग के धड़ाधड़ बिल ट्रेजरी को भेज रहे हैं और जितने बिल उनकी तरफ से दिए गए थे उनको ट्रेजरी ने क्लियर कर दिया है।
हिमाचल का यह जिला बना देश का पहला पूर्णतः महिला प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला देश का पहला महिला प्रशासनिक जिला बन गया। यह बदलाव हाल ही में प्रशासनिक सेवा अधिकारी किरण बदाना की डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के साथ हुआ है। मैं तेज तर्रार अधिकारी बदाना की नियुक्ति जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं जहां दिलचस्प बात यह है कि आजीविका के लिए जिले से बाहर बहुत अधिक पुरुषों के प्रवास के कारण महिलाओं की आबादी पुरुषों से अधिक है। यह बदलाव रणनीतिक, राजनीति और प्रशासनिक निर्णयों की एक श्रृंखला के बाद हुआ है। मैं पिछले साल एक आश्चर्यजनक राजनीतिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप 2024 के उपचुनाव के दौरान अनुराधा राणा जिले की दूसरी महिला विधायक चुनी गई, मैं जिससे आदिवासी क्षेत्र में महिला नेतृत्व को और मजबूती मिली। इस गति को और बढ़ाते हुए कांग्रेस सरकार ने हाल ही में इल्मा अफरोज को लाहौल स्पीति का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। मैं खनन माफियाओं और राजनीतिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने में उनकी सराहनीय सफलता के बाद उन्हें सोलन जिले से स्थानांतरित किया गया है। कर्मचारी मांगों पर जल्द होगी जेसीसी की बैठक। कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही संयुक्त सलाहकार समिति यानी जेसीसी की बैठक बुलाई जाएगी। मैं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कर्मचारी महासंघ के एक गुट के साथ हुई वार्ता में यह ऐलान किया है। मैं कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक गुट के नेताओं ने सीएम के साथ विभिन्न मसलों को लेकर बैठक की, मैं जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी थे। महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि सीएम ने जल्द जेसीसी की बैठक करने का भरोसा दिया। बैठक के दौरान महासंघ ने कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार प्रस्तुत किया। इनमें सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने, पेंशनरों के लिए कंप्यूटेशन स्कीम को यथावत बनाए रखना तथा नियमित भर्तियों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों शामिल रहे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने अत्यंत संवेदनशीलता, गंभीरता और खुले हृदय से महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। वह शिक्षा निदेशालय उच्च और शिक्षा निदेशालय स्कूल दोनों अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असत्यापित और भ्रामक अफवाहों के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल में अभी भी क्यों रह रहे 10 पाकिस्तानी नागरिक, पुलिस मुख्यालय ने साझा की जानकारी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक तौर पर प्रदेश में रह रहे और प्रदेश से वापस लौटे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी को साझा किया है। नवीनतम जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में कुल 10 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्हें दीर्घकालिक वीजा यानी कि लंबी अवधि का प्रदान किया गया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के 25 अप्रैल के पत्र के अनुसार इन नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा वैध है और वे प्रत्यावर्तन योग्य नहीं है। जबकि जिला सोलन में 2 पाकिस्तानी नागरिक चिकित्सा वीजा पर आए थे और 26 अप्रैल को विधिवत रूप से भारत से भेज दिए गए हैं। शिमला नगर निगम की अनूठी पहल, कागज बचाने के लिए अब ऑनलाइन मीटिंग लेंगे पार्षद, सभी को मिलेंगे लैपटॉप। जून से नगर निगम शिमला की मासिक बैठक ई विधान की तर्ज पर ऑनलाइन होगी। नगर निगम के पार्षदों के प्रस्ताव के अलावा सभी एजेंडा ऑनलाइन दिखेंगे। अभी तक नगर निगम के पार्षदों को कागज पर बैठक का एजेंडा प्रिंट करवा दिया जाता है। इससे जहां कागज की बचत होगी वहीं काम में पारदर्शिता व सरलता भी आएगी। नगर निगम की कार्यप्रणाली को ई विधान की तर्ज पर ऑनलाइन बनाने के लिए काफी पहले से काम चल रहा था, लेकिन इसका काम कर रही कंपनी बीच में ही काम छोड़कर चली गई थी। नगर निगम की ओर से कंपनी को करीब 90% भुगतान भी कर लिया गया था। धर्मशाला में सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए पोस्टर अचानक उखाड़ने लगी युवती, जानिए फिर क्या हुआ। धर्मशाला स्थित कोतवाली बाजार में सड़क पर लगाए पाकिस्तान के पोस्टर को उखाड़ने पर रविवार को विवाद हो गया। इस संबंध में इंटरनेट मीडिया में वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। हुआ यूं कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना से आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर पाकिस्तान के पोस्टर चिपकाए थे। इस दौरान एक युवती इन पोस्टर को सड़क से निकालने लगी तो उसे स्थानीय युवाओं ने रोक लिया। मुख्यमंत्री ने 2025-26 के लिए जारी किया FRA कैलेंडर। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में वर्ष 2025-26 के लिए FRA कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष भर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर राजस्व अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। इसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए व्यापक कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। इससे प्रदेश में FRA से संबंधित कार्यों के लिए बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक हरीश जनाराथा और अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 मई को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक, लिए जाएंगे अहम फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 मई को अपराह्न 3 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने और कर्मचारी को अग्रिम पेंशन नहीं दिए जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस तरह की सिफारिशें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से की गई है, जिसका गठन प्रदेश में वित्तीय संसाधन को जुटाने के लिए किया गया। उप समिति की तरफ से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया। वहीं पहला विकल्प सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष बढ़ाने को कहा, जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। पाकिस्तान डरा हुआ है, उसके फौजी वर्दी छोड़कर भाग रहे हैं शहनवाज हुसैन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जहां देश के लोगों में गुस्सा और रोष है, वहीं भारत की तरफ से लिए जा रहे कड़े कदम से पाकिस्तान भी हलचल और बौखलाहट में है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डर दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत ने चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी बंद कर सकता है। भारत के फैसले से पाकिस्तान के लोगों की नींद उड़ गई है। वहीं भारत में कुछ किसान और कुछ राजनीतिक नेताओं में पाकिस्तान को लेकर अभी भी हमदर्दी दिख रही है। मैं जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह शर्मिंदा है और उनके पास माफी मांगने के शब्द नहीं है, वहीं कांग्रेस नेता भक्त चरण दास पाकिस्तान के हिमायती बन रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की ओर बढ़ाई टेंशन, फ्रांस से की 26 राफेल खरीदने की डील। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच मोदी सरकार एक बड़े सुरक्षा सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया। यह सौदा पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का कारण बनने जा रहा है। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच आज नई दिल्ली में इन विमानों की खरीद को लेकर समझौता हुआ। मैं कहा जा रहा है कि यह पूरा सौदा 63,000 करोड़ रुपये का है। रक्षा अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सानन प्रोजेक्ट पर सीएम सुक्खू ने की 2 टूक, जो भी हमारी संपदा है उसे हम लूटने नहीं देंगे। जी हां, सानन प्रोजेक्ट पर हमारा अधिकार है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं सानन प्रोजेक्ट सहित इसी तरह के प्रदेश हित के प्रोजेक्टों को हाथ से जाने नहीं देंगे। ये बातें सोलन जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम सुक्खू ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान कही है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पाकिस्तानी नागरिक के नियमानुसार हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा, सानन प्रोजेक्ट का मामला 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट में वे बयानबाजी से नहीं जीता जाएगा, वो कानून के दायरे के तहत जीता जाएगा। हमें अपना अधिकार है, हम उस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मैं हमारी तरफ से कपिल सिब्बल उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं जो भी हमारी संपदा है उसे न तो हम लूटने देंगे और न ही लुटाएंगे। हिमाचल में गाड़ियों में कूड़ेदान जरूरी, वरना 10,000 का जुर्माना। जाने क्या है नियम। जी, हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, जो अपने पीछे टनों कूड़ा छोड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग के बेतरतीब तरीके से कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के साथ पर्यटन में अव्वल बनाने की ठानी है। इसी कड़ी में पर्यावरण और हरियाली बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये प्रयास जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, हरित ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। इस दिशा में सरकार के प्रयास अभी भी जारी हैं। इसी के तहत सरकार ने अब गाड़ियों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया। ऐसा न करने पर भारी भरकम जुर्माना का भी प्रावधान है। मैं आखिर क्या है ये नियम, कितना लगेगा जुर्माना और ये कैसे भरना होगा, आइए जानते हैं। इस नए नियम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर कमर्शियल वाहन में कूड़ेदान या डस्टबिन होना अनिवार्य है, ताकि गाड़ी में बैठे लोग कचरा सड़क या रास्ते पर न फैलाएं और इसे डस्टबिन या गार्बेज बिन में फेंकें। यह नियम फिलहाल टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। इसके दायरे में सरकारी बसें भी आएंगी और प्रदेश भर में यह नियम कल यानी 29 अप्रैल से लागू हो रहा है। यह नियम किन विकल्प पर लागू होगा, बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर इसका क्या असर पड़ेगा, नियमों का पालन न करने पर वाहन मालिकों और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के खिलाफ क्या प्रावधान रहेगा, इन सब सवालों के जवाब जानने का प्रयास ईटीवी भारत ने किया। धर्मशाला की सड़कों पर लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। जनता केंद्र सरकार से पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हुई निर्मम हत्या के विरोध में आज धर्मशाला के कोतवाली बाजार में स्थानीय लोगों ने दुकानों के बाहर और सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान को आतंकवादी देश से करार देने वाले पोस्टर चिपकाए। इस दौरान इन पोस्टरों को चिपकाने वाले लोगों ने दुकानदारों की सहमति से उनके दुकानों के बाहर भी यह पोस्टर लगाए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सभी आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पाकिस्तान और आतंकियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा।
एनसीईआरटी की पुस्तकों से मुगल और सल्तनत काल के सभी चैप्टरों को हटाया जाना उचित नहीं, फिरोज बख्त अहमद। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपनी किताबों से मुगल काल और सल्तनत काल के सभी चैप्टरों को पूरी तरह से हटा दिया। मैं साथ ही उनकी जगह प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ को शामिल किया गया। इसको लेकर सवाल भी उठने लगे। मैं इसको लेकर इतिहासकार एवं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति DR फिरोज बख्त अहमद का कहना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में महाकुंभ को शामिल करना ठीक है, पर और भी बहुत सी चीज़ें उनको भी पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन मुगल काल और दिल्ली सल्तनत काल के सभी चैप्टरों को पूरी तरह से हटा देना उचित नहीं है। मैं सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। मैं दिल्ली के मुगल बादशाह अच्छे भी थे, बुरे भी थे। अच्छा, अकबर और शाहजहां जैसे लोग अच्छे थे, औरंगजेब जैसे लोग बुरे थे। तो इन विषयों को पूरी तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, अनुबंध भर्ती पर रोक सरकार की युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अनुबंध भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश रची है। मैं सोमवार को जारी प्रेस बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि भर्तियों को रोककर सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। मैं जयराम ठाकुर ने कहा, पिछली कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार हर दिन नौकरियां खत्म करने के पैंतरे अपना रही है। मैं नौकरियां न देने, लोगों को नौकरियों से निकालने, वेतन काटने, प्रमोशन रोकने के बहाने खोजे जा रहे हैं। मैं गत अक्टूबर में सरकार ने 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त कर दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 25 अप्रैल को सरकार द्वारा एक पत्र जारी कर प्रदेश में सभी प्रकार की अनुबंध आधारित भर्तियों पर रोक लगा दी है। हिमाचल के मंत्री जगत नेगी बोले, धमकियों से पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, उल्टा भारत को नुकसान। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। आतंकी हमले के बाद पीएम को कश्मीर में होना चाहिए था, लेकिन वह बिहार में चुनावी रैली में पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। नेगी ने कहा कि पाकिस्तान नागरिकों को वापस से भेजना और भारत के नागरिकों को वापस बुलाना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। आज से 3 दिन गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट, 1 मई से बारिश के आसार जाने पूर्वानुमान। जी, हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक सबसे अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार से 3 दिन तक गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। ऊना का तापमान 2023 के 41.0 और 2024 के 40 के बाद उच्चतम दर्ज किया गया। वर्ष 2022 में यह 43.2 डिग्री सेल्सियस था, जो 27 अप्रैल तक सबसे ज्यादा था। 28, 29 और 30 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 1 से 4 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 1 से 4 मई तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित मध्य पर्वतीय जिलों सहित मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। मांगों को लेकर गरजे हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ, उपमंडलों में हुए प्रदर्शन। हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादन संघ ने सोमवार को जमीन से बेदखली, तालाबंदी के खिलाफ और वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी उपमंडलों पर प्रदर्शन किया। डीसी कार्यालय शिमला के बाहर भी जमकर नारेबाजी हुई। हिमाचल किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर और सेब उत्पादक संघ के संयोजक राकेश सिंघा ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आजीविका कमाने के लिए जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे तुरंत नियमित होने चाहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस क्षेत्र से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।